हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो करेंगे वो करेंगे फरवरी का जो 1 तारीख से 15 तारीख का करंट अफेयर है वो पढ़ेंगे, राजस्थान का करंट अफेयर। ठीक है, तो राजस्थान में 1 से 15 तक की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। ठीक है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ क्या है? सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ है, ये अभियान है, किससे संबंधित है? तो मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान, एक सेकेंड, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ है, ये अभियान है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत है, राज्य स्तरीय अभियान है। इसमें क्या करेंगे कि ये कहा है कि 2 फरवरी से 29 फरवरी तक क्या करेंगे, ग्राम पंचायत लेवल पर शिविर लगाकर किसानों को जो पॉलिसी है फसल बीमा योजना, जिसके वो पॉलिसी बीमा पॉलिसी है, उसका वितरण करेंगे और साथ में किसानों को जो बीमा से संबंधित जो भी है वो जागरूक करेंगे। उन्हें बताएंगे कि ये पॉलिसी क्या है, आपको कैसे लेनी है, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो फसल खराब होने के बाद जो बीमा प्रदान किया जाता है उससे संबंधित है। और उसके तहत एक अभियान स्टार्ट किया है राज्य सरकार ने। उस अभियान का नाम है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। तो आपको अभियान का नाम याद रखना है, किससे संबंधित है, और ये शिविर 2 फरवरी से 29 फरवरी तक आयोजित हुए। ये डेट याद करने की जरूरत नहीं है, किस लेवल पे, ग्राम पंचायत स्तर पर ये शिविर आयोजित होंगे, किसानों को जागरूक करने से संबंधित है। ठीक है, आगे क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है पुकार अभियान, जो अब का नहीं है, पुराना अभियान है पुकार अभियान। पर अभी क्या है, इससे संबंधित कुछ डेटा आए हैं तो ये वापस इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो पुकार अभियान पहले तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से जिले से संबंधित है। तो बीकानेर जिले से संबंधित है पुकार अभियान। फिर अपने को देखना है कि किससे संबंधित है ये पुकार अभियान। तो ये क्या है कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, उनमें कमी लाने के लिए एक अभियान चलाया गया था। अप्रैल 2022 से शुरू हुआ था। इससे क्या हुआ कि बीकानेर जिले में मातृ मृत्यु दर है जो 2021-22 में थी 205, ठीक है, वो घटकर 58 रह गई है। बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा डाटा है कि 205 थी वो घट के 58 हो गई है। और शिशु मृत्यु दर जो 32 थी वो घटकर 21 रह गई है। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ, 1000 दिन का टारगेट लिया गया था। 1000 दिन का टारगेट लिया कि गर्भधारण से लेकर 2 साल तक 1000 दिन में शिशु और माता के है उनको स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलाएंगे। उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित जो भी पौष्टिक चीज है वो उपलब्ध करवाएंगे, उन्हें जागरूक करेंगे। तो इस हिसाब से पुकार अभियान चलाया था, अप्रैल 2022 में बीकानेर जिले में चला था। और ये अभियान बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा। इसके परिणाम स्वरूप मातृ मृत्यु दर जो 205 थी वो 58 हो गई और शिशु मृत्यु दर 32 थी वो 21 हो गई। तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि पुकार अभियान किससे संबंधित है? तो माता और शिशु के स्वास्थ्य से संबंधित है। कहाँ लागू हुआ, कहाँ हुआ था ये अभियान, कहाँ स्टार्ट हुआ था? बीकानेर जिले में हुआ था। कब का है? अप्रैल 22 का है। तो इसके परिणाम स्वरूप ये आपको डेटा ध्यान में रखना है। इसके तहत 1000 दिन का टारगेट रखा गया था। ठीक है, अब देखना है कि संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, ये पूरी डिटेल में जो ERCP है वो अपने पढ़ चुके हैं। ERCP जो संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना है उसके बारे में विस्तार से आपको जानना है तो आप पहले का जो वीडियो है वो अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, इसको अभी फिलहाल क्यों वापस चर्चा में कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच MOU साइन हुआ था उस पर मोहर लगाई है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय ने उस पर मोहर लगाई, इस वजह से वापस चर्चा में। केंद्र सरकार ने 13 दिसंबर 2022 को पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना को ERCP के साथ एकीकृत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। और इसको लेकर अभी मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक MOU साइन हुआ था।
उस पर उच्चतम न्यायालय ने मुहर लगाई है। इससे संबंधित है, पूरी जानकारी के लिए वो वीडियो देख लेना। और दो बात है जो कभी कभार ये बांध से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, सीधा सुमेलित करना। तो ERCP से संबंधित दो बांध है, उनका निर्माण कार्य चल रहा है। तो याद रखना है, नवनीरा बांध कहाँ पर है? कोटा में है। ईसरदा बांध कहाँ पर है? टोंक में है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नवनीरा कोटा में है, ईसरदा टोंक में है। ठीक है। अब एक राजस्थान के महाधिवक्ता हाल फिलहाल में नियुक्ति हुई है, जिनकी भी बड़े पद पर नियुक्ति होती है उनको अपने को ध्यान में रखना होता है। तो राजस्थान के महाधिवक्ता पद पर किसे नियुक्त किया गया है? वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को 3 फरवरी 2024 को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया है। किसे? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। अब राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित कोई प्रावधान संविधान में दिया गया है? तो बिल्कुल दिया गया है। अनुच्छेद 365 है, वो राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। वहां कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल है वो ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त करेंगे जो उच्च न्यायालय, उच्चतम नहीं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य है। उस व्यक्ति को राज्यपाल क्या करेंगे? महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त कर सकते हैं और राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अभी नियुक्त किया है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को नियुक्त किया गया है। और इनका कार्यकाल देखें तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ध्यान रखना। पहले राजस्थान राज्य के पहले महाधिवक्ता पूछ ले कौन थे? तो श्री GC काशलीवाल थे। कौन होते हैं राज्य के महाधिवक्ता? तो राज्य के महाधिवक्ता जो सरकार का एक तरह से कह सकते हैं सरकार के वकील है, वो होते हैं राजस्थान के महाधिवक्ता। हर राज्य का एक महाधिवक्ता होता है सरकार का। तो उसका अभी नियुक्त किसको किया है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को किया है। साथ में थोड़ी ध्यान रखना कि 165 में उल्लेख है नियुक्ति राज्यपाल करता है। किसी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य उसको बना सकते हैं। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। ये GC काशलीवाल ये पहले महाधिवक्ता रहे हैं। एक नो वन लेफ्ट बिहाइंड मिशन, नो वन लेफ्ट बिहाइंड मिशन है। ये कहाँ पर चलाया गया? तो ये डूंगरपुर में चलाया गया है। नो वन लेफ्ट बिहाइंड मिशन है डूंगरपुर में। पहले तो कोई भी मिशन है आपको याद रखना है कहाँ पर चला है, फिर याद रखना है किससे संबंधित है ये। तो ये क्या है? दिव्यांगजनों से संबंधित है। इसके तहत क्या किया गया कि 440 दिव्यांगजनों का पंजीयन करके उन्हें यूनिक ID नंबर जारी किया गया। तो इस मिशन के तहत दिव्यांगजनों का पंजीयन करके उन्हें यूनिक ID नंबर दिया गया और ये कहाँ चला? डूंगरपुर में। क्लियर है? सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान, ये अभियान है सरकारी स्कूलों में चलाया जा रहा है। इसका अभी तीसरा चरण चला था। ठीक है। सरकारी स्कूल में जो अध्ययनरत बच्चों हैं उनमें असुरक्षित स्पर्श के प्रति, गुड टच बैड टच वाला था, उसके प्रति जागरूकता से समाज में जो चाइल्ड एब्यूज की घटना हो रही है उनको नियंत्रित करने के लिए ये अभियान का तीसरा चरण आयोजित हुआ। कौन सा? तीसरा चरण है सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान। ठीक है। किससे संबंधित है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके तहत नो गो टेल थ्योरी आई है। बच्चे के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे पहले नो बोल के फिर गो करना है और फिर किसी अपने निजी जो निजी व्यक्ति है उन्हें बताना है। तो ये थ्योरी आई है नो गो टेल थ्योरी इसके तहत। तो ये आ सकती है कि नो गो टेल थ्योरी किससे संबंधित है? तो ये ध्यान रखना है सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान, जिसमें गुड टच और बैड टच से संबंधित बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है उसके तहत एक थ्योरी है नो गो टेल थ्योरी। ठीक है। बाउंस ऑफ जॉय प्रोग्राम, बाउंस ऑफ जॉय प्रोग्राम है, ये क्या है? कब से शुरू हुआ है? 5 फरवरी 2024 से बाउंस ऑफ जॉय प्रोग्राम है। राजस्थान के स्कूल है उनमें खेल कूद को बढ़ावा देना है और खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए एक तो स्कूल शिक्षा विभाग है और एक स्टेयर्स फाउंडेशन के द्वारा मिलकर चलाएगी एक पहल है बाउंस ऑफ जॉय प्रोग्राम। देखो इस प्रोग्राम में कहीं नाम आपको खेल कूद से संबंधित नहीं मिल रहा है तो इसको आपको याद रखना है, वरना क्या है कुछ एक आधा नाम मिल सकता है उसे अपने को पता चल जाता है। बाउंस ऑफ जॉय प्रोग्राम है ये किससे संबंधित है? तो खेल कूद संबंधी गतिविधियों से संबंधित है। किसने चलाया? स्कूल शिक्षा विभाग और स्टेयर्स फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया है। इसके पायलट चरण में 100 स्कूलों का चयन किया गया है और 132 जो शारीरिक शिक्षा शिक्षक है
जो उनका चयन किया गया है और यहाँ खेल कूद को बढ़ावा देने, खेल प्रतिभाओं को तलाशना इनका मुख्य मकसद है। कब से शुरू हुआ? 5 फरवरी 2024 को स्टार्ट हुआ है बाउंस ऑफ जॉय प्रोग्राम। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है अभी नियुक्त हुए हैं श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है, ये राजस्थान के अभी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनकी नियुक्ति हुई है और ये कितने हैं? 42वें मुख्य न्यायाधीश है। कौन से नंबर पर है? 42वें मुख्य न्यायाधीश है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है। अब आपको इसमें ध्यान में क्या क्या बातें रखनी है वो मैं बता देती हूँ। इनके पहले कौन थे? 41वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो श्री अगस्टिन जॉर्ज मसीहा थे 41वें मुख्य न्यायाधीश। उनका कार्यकाल कंप्लीट हो गया था क्या? नहीं, उनका कार्यकाल कंप्लीट नहीं हुआ, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर दिया गया, इस वजह से पद खाली था। फिर मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को अभी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ठीक है। अब आपको इसमें एक चीज है ध्यान में रखनी है कि जब अगस्टिन जॉर्ज मसीहा को सर्वोच्च न्यायालय में लेके गए हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब तक उच्च न्यायालय के कौन कौन से मुख्य न्यायाधीश है जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया जा चुका है। तो ये आपको लिस्ट मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, वो ध्यान से देखना। और इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं अभी हाल फिलहाल का क्वेश्चन है आया हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर के जीके एग्जाम में कि कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए, एज इट इज ये क्वेश्चन था। अब उसमें सारे याद नहीं थे, लेकिन अगर आपको ये पता है कि जॉर्ज अगस्टिन मसीहा है, हाल फिलहाल में उन्हें सुप्रीम कोर्ट लेके गए हैं, तो उनका नाम था, तो उस हिसाब से आपका क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन ये बता इस वजह से रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चन हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको इनकी ध्यान में रखना है। ये कौन से मुख्य न्यायाधीश है, इनसे पहले कौन थे, और अब तक जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय में गए उनकी लिस्ट दी हुई है, हाईकोर्ट की साइट पे दी हुई है, तो वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है। तो श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव नियुक्ति किसने की? राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया गया। अब देखो 8 फरवरी 2024 को राज्य का लेखानुदान पारित हुआ, बजट प्रस्तुत हुआ, लेखानुदान प्रस्तुत हुआ। इसकी जो बजट से संबंधित है पूरा वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएगा, वो अच्छे से देख लीजिए। अब इम्पोर्टेंट बात जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो बातें मैं वापस से करवा देती हूँ। पहली बात, कब प्रस्तुत हुआ? 8 फरवरी 2024 को। लेखानुदान है ये, वैसे बजट पूरे साल का वार्षिक अनुमान होता है, ये क्या है? पूरे साल का बजट है। क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहा है तो बोलेंगे कि 31 मार्च, क्योंकि 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष कब हो रहा है? वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट होता है? वित्तीय वर्ष होता है आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है। तो 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष शुरू होता है, उससे पहले 31 मार्च को बजट पास हो जाना चाहिए। और अब की सरकार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बजट को पास होना संभव नहीं है, तो इस वजह से आगे की 4 महीने 1 अप्रैल से अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 महीने का जो लेखानुदान है, जो स्वीकृति ली गई है कि ये पैसा खर्च करना है, वो लेखानुदान अभी प्रस्तुत हुआ और इसको पास किया गया है। ठीक है। इस वजह से ये लेखानुदान हुआ, उसके बाद में वापस से बजट आएगा। ठीक है, लोकसभा चुनाव के बाद में। तो ये 4 महीने का है। अब इसमें अपनी इम्पोर्टेंट बात जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए वो देखेंगे। पहली बात, इसमें साफ लिखा था कि राजकोषीय घाटा कितना है। ठीक है। राजकोषीय घाटा 3.95% है। ये आपको डाटा एकदम से रट लेना है। फिलहाल राजस्थान का राजकोषीय घाटा कितना है? 3.95%। ठीक है। ऋण जीडीपी अनुपात दिया हुआ था इसमें, वो भी याद रखना कि जीडीपी, राज्य की स्टेट जीडीपी है, उसमें कितना ऋण है और कितने जीडीपी में ऋण का अनुपात कितना है, तो 37.48% है। 100 रुपये में से 37 रुपये है, 37.48 है, वो ऋण है राज्य का ऊपर। ठीक है। तो ये स्टेट जीडीपी अनुपात भी आपको देखना है। अब ये जो लेखानुदान है, ये बजट है, किस पर केंद्रित है? तो ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका कल्याण की अवधारणा पर केंद्रित है। ठीक है। इन पे ध्यान रखना है। उसके बाद में क्या क्या मुख्य प्रावधान हुए,
तो एक तो देखना है, सबसे पहले अपने जो कीवर्ड है इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना, मैंने उसमें डिटेल में बताया था, जो वीडियो बजट का बनाया हुआ उसमें डिटेल में है कि प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना वो कब शुरू हुई थी और ये केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, अब राजस्थान के बजट में इससे संबंधित कोई प्रावधान हुआ है तो वो ये है कि हम प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट बनाएंगे, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट बनाएंगे, जिसके तहत 5 लाख से ज्यादा घरों पर सोलर प्लांट लगाएंगे। 5 लाख से ज्यादा घरों में सोलर प्लांट लगाएंगे। सोलर प्लांट लगाएंगे तो इससे हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली मिलेगी हर परिवार को। ठीक है, तो अब प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना के तहत राज्य सरकार का क्या लक्ष्य है, आपको ये याद रखना है। आगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है, इसके तहत राज्य के बजट में क्या प्रावधान है, तो इसके तहत राशि बढ़ाई गई है। कितनी राशि, पहले थी 5,000 रुपये, अब कह दिया 6500 रुपये दी जाएगी। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आपको राशि में चेंज हुआ है तो वही राशि याद रखनी है, और ये राशि से संबंधित क्वेश्चन सीधे आते हैं। अब लखपति दीदी योजना, लखपति दीदी योजना क्या है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई गई है योजना, जिसमें महिला स्वयं सहायता समूह उन्हें इस प्रकार से सशक्त करना है, उन्हें आर्थिक सहायता देनी है कि उनकी साल में 1 लाख रुपए तक की इनकम हो सके। तो अब क्या किया है कि ये आंकड़ा का है कि अब की बार हम क्या करेंगे, जो आगे आने वाले साल है उसमें हम 5 लाख परिवार की 5 लाख परिवार होंगे, उनकी आय हम 1 लाख रुपए वार्षिक तक लेकर जाएंगे। 5 लाख परिवार है, उनकी महिलाओं को सशक्त करेंगे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, ताकि उन सबकी 1 लाख रुपए वार्षिक इनकम हो सके। ठीक है, तो ये लखपति दीदी योजना का आगे वाले साल के लिए टारगेट है। ठीक है, अब क्या है, पुलिस के आधुनिकीकरण आधारभूत संरचना के लिए एक याद रखना है, पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जाएगा। पुलिस मॉडर्नाइजेशन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जाएगा। कोई भी बजट में फंड का प्रावधान हो, पहले आपको ध्यान में रखना है कितनी राशि का बनेगा, तो ये 200 करोड़ रुपए का बनेगा। कितना, 200 करोड़ रुपए का बनेगा। किसके लिए, ताकि पुलिस का आधुनिकीकरण हो सके, जो भी आधारभूत संरचना से संबंधित जो भी कमियां उनमें सुधार लाया जा सके। एंटी रोमियो स्क्वाड बनेगा, जो पुलिस क्षेत्र में प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड बनेगा। लाडली सुरक्षा योजना का प्रावधान किया गया बजट में। लाडली सुरक्षा योजना क्या क्या है, लाडली सुरक्षा योजना कि सार्वजनिक स्थल है, चाहे बालिका छात्रावास है, चाहे नारी निकेतन है, ठीक है, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि बालिकाओं की, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। लाडली सुरक्षा योजना, नाम से ही पता चल रहा है ना, लाडली सुरक्षा योजना, तो सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। अब बता दिया कहाँ कहाँ लगाएंगे, तो सार्वजनिक स्थल पर लगा देंगे, बालिका छात्रावास में, और नारी निकेतन है वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाएगा। लाडो प्रोत्साहन योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना भी बजट में आई है, याद रखना, जो भी नई योजना बजट में जिनका नाम है वो आगे योजना लागू हो जाएगी, और उससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते ही जाते हैं। हर एग्जाम के ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। तो लाडो प्रोत्साहन योजना का है कि गरीब परिवार की बालिका है, उनको जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड का प्रावधान किया गया है। लाडो प्रोत्साहन दिया जाएगा, ठीक है। तो गरीब परिवार की बालिका है, उनका जन्म होगा तो 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड होगा इसके तहत, ठीक है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में अब पहले कौन सी थी, इंदिरा रसोई योजना, सबको याद थी। इंदिरा रसोई योजना का पहले तो नाम बदल दिया, ये ध्यान में रखना है, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। अब इसके तहत बजट में कोई चेंज किया है, तो बिल्कुल चेंज किया है। क्या कि इंदिरा रसोई योजना के तहत पहले भोजन की मात्रा दी जाती थी 450 ग्राम, अब उसको बढ़ाकर कह दिया 600 ग्राम प्रति थाली। 600 ग्राम प्रति थाली है वो भोजन दिया जाएगा। अनुदान की राशि है, पहले गवर्नमेंट थी जो 17 रुपये देती थी, अब इस गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 22 रुपये अनुदान देंगे, और ये भोजन क्या 8 रुपये में जो पहले दिया जाता था उतने में ही 600 ग्राम थाली दी जाएगी, और ये अनुदान राशि है सरकार ने बढ़ाया है 22 रुपये। तो कई बार सीधा पूछ सकते हैं अनुदान राशि कितनी देती है सरकार, तो 22 रुपये प्रति थाली देती है, और भोजन की मात्रा 600 ग्राम रखना है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना इसका नाम है। लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना, ये क्या है, पहले चलती थी, बीच में इसको बंद कर दिया गया था, ये पेंशन योजना है। अब इस गवर्नमेंट ने वापस स्टार्ट किया है, किसकी, मीसा और DIR के लिए पुनः शुरू किया, जो बंदी बनाई गई थी उन युद्ध बंदियों के लिए वापस से शुरू हुई है।
इसके तहत बजट में क्या प्रावधान किया है, जो पेंशन दी जाएगी वो राशि ध्यान में रखना है बजट का। तो पेंशन का है कि 20,000 रुपये तो पेंशन देंगे और 4,000 रुपये की चिकित्सा सहायता इन्हें दी जाएगी। और ये लाइन है, इससे सीधा सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, कितनी राशि और चिकित्सा सहायता कितनी है। और ये लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना ये संबंधित किससे है, तो ये मिसा और DIR के लिए वापस शुरू हुई है। ये कोई नई नहीं है, पहले स्टार्ट की हुई योजना थी, बीच में इसको बंद कर दिया गया, अब इसे वापस शुरू किया गया है। ठीक है। PM किसान सम्मान निधि योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PM किसान सम्मान निधि योजना पहले से चली आ रही थी, बस इसमें यह है कि वित्तीय राशि है जो प्रति परिवार पहले 6,000 रुपये दिए जाते थे 3 किस्तों में, 2,000 रुपये की 3 किस्तों में किसानों को दी जाती थी, अब उसको बढ़ा के 8,000 रुपये कर दिया गया है। तो सीधा क्वेश्चन है कि PM किसान सम्मान निधि के तहत जो राशि बढ़ाई गई है बढ़ाकर अब कितनी हो गई है, तो 8,000 रुपये वार्षिक हो गई है। साथ ही किसानों के लिए एक और जो बजट में प्रावधान किया गया है वो ये कि रबी 2023-24 में गेहूं की फसल है उसमें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तो दिया ही जाता है, इसके अलावा कहा गया है कि 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जाएगा। 125 रुपये, कितने बोनस का बात की गई है, 125 रुपये की। ठीक है, ये किसानों से संबंधित बात है। अब एक स्पेशल इन्वेस्टिंग टीम की बात हुई थी, ठीक है, तो वो पेपर लीक प्रकरण की जांच हेतु बना दी गई है। अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, किससे संबंधित है, तो पेपर लीक प्रकरण की जांच से संबंधित है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात हुई, तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो राशि बढ़ाई गई है, पहले 1,000 रुपये दिया जाता था, अब 1,150 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। और ये राशि आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि सामाजिक जो सुरक्षा पेंशन है, अब कॉलेज लेक्चरर में एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है उसके तहत राजस्थान में कितनी राशि दी जाती है, तो 1,000 रुपये, 750 रुपये इस टाइप का था, तो 1,000 रुपये वहाँ सही आंसर था। अब इसको बढ़ा के 1,150 कर दिया गया, तो फिर इससे ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन जाती है, तो 1,150 याद रखना है आपको। जयपुर मेट्रो की भी बात हुई थी। जयपुर मेट्रो में कहा गया कि टोंक रोड के साथ जो सीतापुरा अंबाबाड़ी से होते विद्याधर नगर तक का विस्तार है, कहाँ तक विस्तार की बात हुई है, तो ये ध्यान रखना है, सीतापुरा अंबाबाड़ी से होते हुए विद्याधर नगर तक जयपुर मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। जल जीवन मिशन चल रहा था, उसमें कहा गया कि अब आगे लक्ष्य रखा गया है कि 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल का है जो प्रावधान है, नल से जल उपलब्ध करवाया जाएगा। 25 लाख कितने परिवारों का लक्ष्य रखा गया, 25 लाख ग्रामीण परिवारों के। जो ERCP है, जो ईस्टर्न जो कैनाल प्रोजेक्ट है, पूर्वी नहर राजस्थान परियोजना है, उसके लिए राशि कितनी बढ़ा दी गई अब है, तो उसके लिए कहा गया 45,000 करोड़ रुपए की राशि की बातें की गई है। कितने, 45,000 करोड़ रुपए की बात की गई है। ये राशि सीधी पूछी जा सकती है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान पहले चला था, अब इसका नया वर्जन आया है 2.0, ठीक है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। इसके लिए लक्ष्य क्या रखा गया है, इसके लिए लक्ष्य रखा गया है कि आगामी 4 सालों में 20,000 गांव हैं, उनमें 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। जल के संरक्षण की दिशा में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान चलाया गया था। परंपरागत जल का संरक्षण है, जल संरक्षण किस विधि से किया जाता था उसको वापस से लेके आएंगे। तो यहाँ लक्ष्य रखा गया कि आगामी 4 सालों में 20,000 गांव है, वहाँ 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर 5 लाख बनाए जाएंगे ताकि जल का संरक्षण हो सके। ठीक है, अब और एक है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान प्रोग्राम। वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान प्रोग्राम में लक्ष्य रखा है कि 4 करोड़ पौधे हैं उनका वितरण किया जाएगा। कितना, 4 करोड़ का। खिजड़ली जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम बनाया जाएगा। ये सीधा म्यूजियम का नाम देंगे और कहेंगे कहाँ बनाया गया है, बनाया जाएगा तो खिजड़ली जोधपुर में। एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना आई है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में जरूर क्वेश्चन इससे बनेगा। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है, पहली बात किसके लिए, श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। इसके लिए क्या बात है, पेंशन देंगे, इसका मतलब पेंशन का प्रावधान है। तो पेंशन के लिए क्या करेंगे, अभी फिलहाल कौन सी आयु वर्ग को पात्र बनाए गए, 18 से 45 वर्ग का आयु वर्ग है उसको पात्र बनाए गए। उन्हें कहा गया है कि आप प्रीमियम राशि 60 रुपये से 100 रुपये तक मासिक का प्रीमियम राशि दे दीजिए। हर महीने
60 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की प्रीमियम राशि निर्धारित की गई है। और जैसे ही 60 साल की आयु पूरी होगी उस पर आपको 2000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। 2000 रुपये प्रति महीने पेंशन दी जाएगी। किसको? श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये बात बोली गई है। और साथ में इनकी प्रीमियम राशि कितनी रखी गई है? 60 से 100 रुपये तक का, ठीक है। और राज्य सरकार देगी प्रीमियम 400 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह है। राज्य सरकार खुद 400 रुपये प्रीमियम का भुगतान करेगी। जो व्यक्ति है उसको 60 से 100 रुपये तक की प्रीमियम राशि देनी पड़ेगी। और इसका फायदा क्या होगा कि जैसे उनके ये 60 साल की हो जाएगी उसके बाद उन्हें पेंशन मिलेगी तो 2000 रुपये प्रति महीने पेंशन देती जाएगी, ठीक है। ये याद रखना है किस आयु वर्ग को? 18 से 45 साल तक की आयु वर्ग को रखा गया, ठीक है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। ये नई योजना आई है किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर। क्या कहा गया कि गोपालक जो परिवार है उन्हें 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण दिया जाएगा, ठीक है। कितनी राशि का? 1 लाख रुपए का दिया जाएगा। अल्पकालीन ऋण होगा, बिना ब्याज के होगा। प्रथम चरण में 5 लाख परिवारों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। तो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना राशि ध्यान में रखनी है, ठीक है। राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन की बात कही गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि ये मिशन है, कितने हजार करोड़ का प्रावधान किया गया? 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन है। पंचायती राज संस्था और स्थानीय नगरीय निकाय है, उनका सशक्तिकरण करने के लिए जो हर बार जो राज्य का वित्त निगम होता है वो सिफारिश करता है कि 6.75% जितना राज्य की आय है उनका 6.75% आपको पंचायती राज संस्था और स्थानीय नगरीय निकाय को देना है। अब इस राशि को बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी राशि दी जाए, कितने का प्रावधान किया गया? पहले 6.75% था, अब इसको 7% कर दिया गया। पंचायती राज संस्था और स्थानीय नगरीय निकायों को राज्य वित्त आयोग के द्वारा जो सिफारिश की जाती है कितनी ग्रांट देनी है वो 7% कर दी गई है। एक मिशन ओलंपिक 2028, मिशन ओलंपिक 2028 नाम से पता चल रहा है कि ओलंपिक की बात है। 2028 में ओलंपिक होगा, उसके लिए राज्य के खिलाड़ी है उनको तैयार करना है। तो कहा है कि प्रदेश के 50 प्रतिभाशाली युवा है उनको विश्व स्तर की खेल की सुविधा दी जाएगी। ये अपना मिशन ओलंपिक 2028 रखा गया है, ठीक है। इसकी खेल के लिए एक और है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स है, ये कहाँ पर बनेगा? जयपुर में बनेगा। याद रखना है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स है वो जयपुर में बनेगा। और साथ में रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये 3 जगह बनेंगे, जयपुर में, भरतपुर में और उदयपुर में। तीनों याद रखनी है। गर्ल्स के लिए स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बनेंगे रेजिडेंशियल, और ये 25-25 करोड़ रुपए की राशि से बनाए जाएंगे, ठीक है। राजस्थान अनुग्रह सेवा प्रदायगी अधिनियम आएगा जो आने वाले टाइम में सरकार लेके आएगी, राजस्थान अनुग्रह सेवा प्रदायगी अधिनियम। इसमें कहा गया कि जो असहाय जरूरतमंद परिवार है उनका स्मार्ट सिस्टम के माध्यम से स्वतः ही चिन्हीकरण कर लिया जाएगा। जिनको पता नहीं होता है उनका स्वतः ही चिन्हीकरण हो सके, इसके लिए एक अधिनियम बनेगा, राजस्थान अनुग्रह सेवा प्रदायगी अधिनियम, ठीक है। और बजट में भूमि कर को समाप्त करने की बातें की गई है। भूमि कर को समाप्त कर देने की बातें यहाँ हुई है। तो ये था आपकी जो बजट की मुख्य बात है, जो सीधे जिनसे क्वेश्चन बनेंगे वो है। इसके अलावा इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना है, आपको देखना है तो इससे पहले वीडियो बनाया हुआ है उसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। फिर इसको पढ़ोगे तो आपको एकदम डेटा है वो याद हो जाएगा। भारत रत्न 2024 जो हाल फिलहाल में काफी चर्चा में रहे थे, भारत रत्न 2024 किसको दिए गए? पहली बार है जो 5 लोगों को भारत रत्न एक साथ देने की घोषणा हुई है। किन किन को दिया गया याद रखना है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को है एक, तो वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न 2024 की घोषणा की गई है। तो ये 5 नाम आपको याद रखने हैं। एक राजस्थान टूरिज्म है उसको सर्वश्रेष्ठ डिजाइन का और सजावट का पुरस्कार देने की घोषणा हुई है।
राजस्थान टूरिज्म को सर्वश्रेष्ठ डिजाइन और सजावट का पुरस्कार मिलेगा। ये मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन में समारोह हुआ, उसमें ये घोषणा हुई कि राजस्थान टूरिज्म है उसको सर्वश्रेष्ठ डिजाइन और सजावट का पुरस्कार दिया जाएगा। अब देख लेते हैं थोड़ा सा टूरिज्म का कि पर्यटकों की संख्या के दराज से राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो 2022 में देखें तो घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटकों के लिए 7वां स्थान रहा है। राजस्थान पूरे भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? 7वां स्थान रहा है। 2023 में पर्यटकों की संख्या देखें तो घरेलू रहे 17.90 करोड़ और विदेशी रहे 17 लाख। और ये संख्या आपको याद रखनी है, लिखने में बहुत काम आती है। तो 23 में पर्यटक संख्या घरेलू 17.90 करोड़ है और विदेशी है 17 लाख। ठीक है। और 22 में कौन सा राज्य का स्थान रहा? 7वां स्थान है रहा है। और अभी चर्चा में कैसे रहा कि टूरिज्म को सर्वश्रेष्ठ डिजाइन और सजावट का पुरस्कार मिला है। एक करौली है, हाल फिलहाल में चर्चा में रहा कि करौली में आयरन के भंडार मिले हैं, लोहे के भंडार मिले हैं। तो ये अब हाल फिलहाल में बोलेंगे कि कहाँ लोहे के भंडार है वो कहाँ पाए गए हैं, तो करौली में है। करौली में भी कहाँ पर? हिंडौन के पास खोड़ा, डेडरोली, टोडूपुरा और लिलोटी, ये 4 जगह है। चारों नाम आपको याद रखने हैं। चारों में 840 टन आयरन डिपॉजिट मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। कहाँ पर? खोड़ा, डेडरोली, टोडूपुरा और लिलोटी, करौली में लोहे के भंडार मिले हैं। तो ये याद नहीं, यह कहाँ 840 टन आयरन डिपॉजिट की बात है की गई है। अब रन फॉर लीगल एड, सीधा आएगा कि रन फॉर लीगल एड किससे संबंधित है? तो ये रन फॉर लीगल एड एक मैराथन का आयोजन हुआ था राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्लेटिनम जुबली समारोह हो रही थी, उस दौरान इस मैराथन का आयोजन किया गया, रन फॉर लीगल एड। इसका उद्देश्य है कि जो गरीब वर्ग है और वो आर्थिक और सामाजिक वजह से न्याय से वंचित न रह सके, उन्हें सभी व्यक्तियों को न्याय उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता दर्शाएगी। और इसका सांकेतिक नाम रन फॉर लीगल एड रखा गया। किसके द्वारा? राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी, आलोक त्रिपाठी है कौन है? तो इन्हें अभी कुलपति बनाया गया है सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर का। ये कई बार के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि जो नए कुलपति बनते हैं उनका पूछ ही लेते हैं। तो आलोक त्रिपाठी है, उनको कुलपति बनाए हैं सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर का। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल इन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं और इनकी नियुक्ति की गई है वो 3 वर्ष या 70 साल की आयु जो भी पहले हो का कार्यकाल फिक्स होता है इन कुलपति का। ठीक है। तो आलोक त्रिपाठी किसके कुलपति बने हैं? सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर के। ठीक है। लखपति दीदी सम्मेलन, लखपति दीदी का अभी हम बजट में भी पढ़ के आए हैं कि 5 लाख परिवार है उनको उनकी आय 1 लाख रुपए करेंगे। ठीक है। अब ये लखपति दीदी सम्मेलन हुआ है, कहाँ पर हुआ है वो आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति महोदय यहाँ पर आए थे और ये मुख्यमंत्री और लखपति दीदी सम्मेलन में इन्होंने सादर आमंत्रित किया था राष्ट्रपति महोदय को। और ये हुआ था बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। सीधा क्वेश्चन आएगा कि जो लखपति दीदी सम्मेलन है वो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में हुआ, किस दिनांक को? 14 फरवरी 2024 को हुआ था। और अपने को एग्जाम में क्या पूछेंगे कि सम्मेलन हुआ कहाँ पर था? तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। कब हुआ था? 14 फरवरी 2024 को। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक राज्य मानवाधिकार आयोग है, उनकी कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं। अध्यक्ष गए किसको बनाया गया? जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला को। जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला है, इनको राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। ये अभी राज्य मानवाधिकार आयोग की सदस्य भी है। जैसे अध्यक्ष पहले कौन थे? गोपाल कृष्ण व्यास थे जो सेवानिवृत्त हो गए, तो फिर सदस्य थे जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला, उन्हीं को कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया गया। तो अपने मानवाधिकार आयोग का थोड़ा सा देख लेते हैं, हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब होता है? 18 जनवरी 1999 को होता है एक अधिसूचना से। और जिसमें कहा 1993 जो भारत सरकार का अधिनियम 1993 उसके तहत राजस्थान में 18 जनवरी 1999 को मानवाधिकार आयोग का गठन होता है। एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 4 सदस्यों की बात की। उस टाइम क्या कहा था? एक तो अध्यक्ष होगा इस आयोग का और 4 सदस्य होंगे। लेकिन 2006 में इसमें संशोधन कर दिया गया
2006 में संशोधन किया, जिसमें कहा गया कि 1 अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य का प्रावधान किया गया। आयोग 18 जनवरी 1999 को अस्तित्व में आया, लेकिन काम करना कब शुरू किया? मार्च 2000 में काम करना शुरू किया। ये आपको याद रखना है, कब कार्यशील हुआ? मार्च 2000 में। और 2006 के बाद में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान कर दिया। इनकी नियुक्ति कार्यकाल, नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल को एक समिति सिफारिश करेगी। उस समिति में सदस्य कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में समिति होगी, वो सिफारिश करेंगे, तब राज्यपाल राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो मुख्यमंत्री होंगे और विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, राज्य गृह मंत्री होंगे और विधानमंडल के दोनों सदन, विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष के नेता उस समिति के सदस्य होंगे। ध्यान में रखना है, राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। समिति में कौन कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा का अध्यक्ष और गृह मंत्री और विपक्ष का नेता। ठीक है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों कार्यकाल 3 साल अथवा 70 साल की आयु जो भी पहले हो, 3 सत्र का प्रावधान कर दिया गया है अब। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद इसके अध्यक्ष सदस्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधीन किसी नियोजन के पात्र नहीं होंगे। एक बार कार्यकाल पूरा कर लिया तो वापस किसी और पद पर ये नियुक्त नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी। इसमें अपने इम्पोर्टेंट चीज है वो डिस्कशन किया। 1 से 15 फरवरी तक राजस्थान की इतनी इम्पोर्टेंट बात थी। अब आगे 15 से लेकर लास्ट महीने तक के फिर एक वीडियो में हम कवर करेंगे। इसे अपना करंट है वो साथ साथ चलता रहेगा। फिर महीने के लास्ट में पूरे महीने का फिर से रिवाइज करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप करंट अफेयर अच्छे से देखिए। और इसके अलावा आपको कोई भी और पहल एकेडमी से कोई सूचना लेनी हो या कोर्स ज्वाइन करना हो तो आप टेलीग्राम चैनल और ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर दिए गए, इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।